हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत शुक्ला। फ्रेंड्स, आज हम लोग 2018 के प्रश्न पत्र को देखेंगे एवं इस पर प्रॉपर डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने 2020 और 2019 के प्रश्न पत्र पर जो चर्चा होनी चाहिए पूरी वो हमने कर ली है। ठीक है। अब हम 2018 के प्रश्न पत्र को देखेंगे और इसका जो पहला प्रश्न है वो पॉलिटी से संबंधित है। प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? विकल्प ए ग्रेट ब्रिटेन में, बी बेल्जियम में, सी फ्रांस में, डी स्विट्जरलैंड में। ग्रेट ब्रिटेन को ही यूके भी कहते हैं। तो यह प्रश्न भी बहुत सरल था। इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? ए होगा। और यह जो सरकार है, संसदात्मक जो सरकार है, यह जापान, कनाडा, भारत जैसे देशों में क्या है? प्रचलित है। और आइबर जेनिंग्स ने इसे कैबिनेट व्यवस्था भी कहा है। तो याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। और जो इसका सही विकल्प है वो क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, यूके। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी की तरफ से न्यू महा बैच फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए शुरू हो चुकी है 25 अप्रैल से। ठीक है। और आप देख सकते हैं 6 फुल कोर्स हैं आप जो पूरी तरह से आपके प्री एग्ज़ाम 2022 के लिए डेडिकेटेड है। जो आपकी प्री एग्ज़ाम को सफल होने के लिए जो भी कदम हो सकते हैं यूपीएससी हिंदी के द्वारा उठाए जा रहे हैं, बहुत ही कम कीमत पर देख सकते हैं। ठीक है। इस महा बैच में एडमिशन लेने के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। विकल्प ए है 26 नवंबर 1949, बी है 5 दिसंबर 1949, सी है 24 जनवरी 1900। देखिए यहाँ पर जीरो नहीं है, 1950। ठीक है। और 25 जनवरी 1950। आप ये समझिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो यहाँ पर सही तिथि पूछा है, तो देखें तो जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? सी होगा। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, मतलब कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता देखें तो ये 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भ्रातृत्व जो है एक, बंधुता एक ही है। तो जो सही क्रम होना चाहिए आप देखें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रस्तावना को आप याद कर लीजिए, क्योंकि प्रस्तावना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर भी जो इंटरव्यू पैनल है वो आपसे कह सकता है कि चलिए आप पहले प्रस्तावना को ही सुनाइए। तो आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, और इसलिए भी याद होनी चाहिए क्योंकि प्री एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। मेंस के भी प्रश्न बन सकते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। वो कैसे बनेंगे वो तो प्री एग्ज़ाम के बाद इस पर डिस्कशन होगा ही। तो आप यहाँ समझिए, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, वहाँ आप देखें तो न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो विकल्प में देखिए यहाँ 3 है, 3 है, यहाँ 1 है, बी गलत हो जाएगा, यहाँ 2 है, ये भी गलत हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। 3, 5, 2 और 1 ये क्रम होना चाहिए, जो क्रम है ये है। तो सही विकल्प क्या होगा? ए होगा। आपको सिर्फ एक के बारे में भी, यदि आपको सामाजिक, आर्थिक न्याय के बारे में भी पता होता तो आप सही इसका ये प्रश्न को सही कर सकते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बहुत ही ये भी सरल प्रश्न है, आंध्र प्रदेश होगा। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य यही था। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? योजना आयोग को, वित्त आयोग को, केंद्रीय मंत्री परिषद, प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए आपको जो यहाँ पर डाउट हुआ होगा, योजना आयोग और वित्त आयोग के संदर्भ में हुआ होगा। केंद्रीय मंत्री परिषद और प्रशासनिक सुधार आयोग को आप तो वैसे भी गलत कर देते।
तो यहाँ पर आप समझिए अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद किसे कहा गया है, तो योजना आयोग को कहा गया है। यहाँ पर जो विकल्प होगा इसका सही वो क्या होगा, ए विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है, और वित्त आयोग 280। याद रखिएगा ये आर्टिकल, फिर से कभी भी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आर्टिकल आपको, ये महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है इनको आप याद कर लीजिए। निर्वाचन आयोग जो है वो 324। नीति आयोग आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया था। तो संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, इन सभी आयोगों की जो चर्चा है वो संविधान में, मतलब ये संविधान में ये निहित हैं, लेकिन नीति आयोग कहीं पर भी नहीं है। तो ये संविधान बनने के बाद ही इस आयोग का गठन किया गया है। तो यहाँ पर जो सही संविधानेतर जो संस्था है वो क्या है, डी है, नीति आयोग, विकल्प बी यहाँ पर डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 7 में, भाग 9 में। तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में है, भाग 3 में मूल अधिकार आपके हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, मैंने आपको इसके पहले के भी लेक्चर में बताया है कि इंपॉर्टेंट भाग हैं, इनको याद रखिए। बार बार नागरिकता से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पिछली बार भी आपने देखा था कि पूछ लिया था कि बताइए नागरिकता से संबंधित आर्टिकल पूछ लिया था। तो आप समझिए ये जो नागरिकता है ये एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक ये भी है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य हो गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गए, ये सब महत्वपूर्ण आपके चैप्टर हैं, टॉपिक हैं। आप इनको एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार रिवीजन इनका जरूर कर लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपर्युक्त सभी। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समझना है तो आप सरल सहजता के साथ समझना है। तो इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अभी आप जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं तो जो तत्व हैं उसमें आपको समाजवादी विचारधारा जो भारत में अपनाई गई है वो आपको दिखेगी, ठीक है। गांधीवादी विचारधारा आपको देखने को मिल जाएगी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। उदार बौद्धिकतावादी विचारधारा जो ये है ये भी आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिख जाएगी। यदि आर्टिकल की बात करें तो समाजवादी में आर्टिकल 38, 39 आदि क्या हैं इसमें शामिल हैं। आर्टिकल 38 देखें तो अवसर की असमानता को कम करने की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 39 जो है आजीविका के लिए पर्याप्त साधन गवर्नमेंट प्रयास करे कि लोगों के लिए जुटाए। तो ये हो गया। गांधीवादी में आप देखें तो आर्टिकल 40 को रख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही आर्टिकल 43 को रख सकते हैं। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत गठन इन सब से संबंधित है। वहीं उदार बौद्धिकतावादी में आप रखना चाहें तो यहाँ आर्टिकल 44 आ जाएगा, आपका 48 आ सकता है। तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 48 में वैज्ञानिक प्रणाली या विधि के आधार पर कृषि और पशुपालन पर जोर, इन सभी चीज़ों की इसमें क्या की गई है, बातें की गई हैं। तो आप जब मेंस के पर्पज़ से भी इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ रहे होंगे तब भी आपने इन तीनों भागों के बारे में ठीक तरह से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो 20 हो सकता है, बी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, बी होगा 60 दिन, ठीक है, 30 दिन, 90 दिन, 120। इसमें जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, नहीं भैया, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए, हटाने के लिए कार्यवाही प्रारंभ राज्यसभा लोकसभा दोनों को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने अपदस्थ करने के हेतु कार्यवाही करना लोकसभा राज्यसभा दोनों को है। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, इस पर राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था, विकल्प ए सुश्री मीरा कुमार और बी विकल्प है श्री गोपाल कृष्ण गांधी
सी है डॉक्टर करण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, ए होगा। यूपीए का उम्मीदवार सुश्री मीरा कुमारी या मीरा कुमार थी। और जो एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद थे, और यही विजयी हुए और भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा विधानसभा को तो भंग किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग, देखिए राज्यसभा अस्थायी सदन है, मालूम है आपको। राज्यसभा विधान परिषद जो है इसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। समाप्त अब इन दोनों में किससे किया जा सकता है, विधान परिषद को ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो डी होगा। थोड़ा भी सोचने पर इसका भी उत्तर आप दे सकते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। विकल्प ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, बी 2/3 बहुमत द्वारा, सी 3/4 बहुमत द्वारा, अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा ए होगा। अब आप कमेंट में बताइए कि राज्यों के नामों या सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद को किस संशोधन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, किस संशोधन के आधार पर वो करती है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। पिछले के वीडियो में हमने इस पर डिस्कशन प्रॉपर किया है। सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं। ए राजस्व का वितरण, बी राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, सी संसद की सदस्यता, डी केंद्र राज्य संबंध। सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ जो हैं किससे संबंधित हैं, तो केंद्र राज्य संबंध जो है उससे संबंधित है। ठीक है, और अंतर्राज्य जो परिषद है उसकी भी स्थापना जो हुई थी सरकारी आयोग की अनुशंसा से ही हुई थी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो डी होगा। अगला है, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए भारतीय दंड संहिता की धारा 377, बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सर्वोच्च न्यायालय के जो डिसीजन होते हैं उन पर आप नज़र रखते होंगे, तो इसका उत्तर भी सही कर सकते थे। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। एम हिदायतुल्ला, ठीक है, एम अहमदी, पीएन भगवती, एस आनंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सी होगा। इन्हीं के प्रयासों से ही इसकी शुरुआत भी हुई है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प यहाँ पर होगा वो सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया। देखिए जो ये चारों के चार विकल्प दिए गए हैं सभी गलत है। जो मंत्रालय कब स्थापित किया गया, तो आप ये समझिए कि एक मिनट, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई और इसी मंत्रालय के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग कार्य कर रहा था। 2006 में महिला एवं बाल विकास विभाग के स्वरूप को बदल करके उसे मंत्रालय का रूप दे दिया गया। तो यहाँ पर जो चारों विकल्प हैं ये चारों के चारों गलत हैं। और पूछा कब स्थापित किया गया था, तो आयोग ने क्या किया था कि इस प्रश्न को ही मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तब भी आप जान लीजिए जो है वो 2006 है, तो ये मूल्यांकन से बाहर भी है और चारों विकल्प क्या हैं इसमें गलत हैं। अब इकोनॉमी के प्रश्न हैं और पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग, अब नीति आयोग। तो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है डी। इसके पहले के वीडियो आप देखते आ रहे हैं तो वहाँ पर भी मैंने चर्चा की है। नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण, इस संदर्भ में उन्होंने नीति आयोग की संस्तुति पर कई सारी समितियों का भी गठन हुआ था गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए। तो आप पीछे का वीडियो मेरा देख रहे हैं तब भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर, आय की विषमता। तो आय की विषमता होगी। ठीक है, आपसे मेरा यहाँ प्रश्न है कि बी आकार की, अभी न्यूज़ में भी है, तो बी आकार की अर्थव्यवस्था
क्या दर्शाती है, क्या इंगित करती है, इसे भी आप कमेंट में बताइए। अभी तक शायद 2 प्रश्न आपसे पूछ चुका हूँ मैं, तो आप इसका जवाब कमेंट में करके दीजिए। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिक्री कर, आयकर, उत्पाद कर, सेवा कर। तो आयकर है, और आयकर भी दो प्रकार के दो प्रकार के होते हैं, एक है व्यक्तिगत कर और निगम कर। ठीक है, तो यहाँ जो सही विकल्प आपका होगा वो क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला या लकड़ावाला समिति, हाशिम समिति। तो सही विकल्प इसका जो होगा वो डी होगा, हाशिम समिति। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो बिक्री कर, भू राजस्व कर नहीं हो सकता। स्थानीय मेलों पर कर, ये आपका सही हो सकता है। स्थानीय मेलों पर कर क्या है? द्वारा लगाया जाता है। बिक्री कर और भू राजस्व कर ये राज्य सरकारों के अधीन है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रव्रजन, विवाह। तो ये जो 1 और 2 आपका जो विकल्प है ये सही होगा। दिए गए कोट में देखें तो क्या होगा? डी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? यूएनडीपी द्वारा। कई इसके पहले वीडियो में मैंने इस मानव विकास सूचकांक से प्रश्न आए हुए भी हैं और चर्चा भी की है, और कई वीडियो में मैंने आपसे पूछा भी है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो आपने कई लोगों ने उत्तर भी इसका दिया है। तो यहाँ पर होगा जो सर्वप्रथम विकसित किया गया वो यूएनडीपी द्वारा किया गया। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक में आप ये समझिए, इस सूचकांक को तैयार करते समय कौन कौन से आधार लिए जाते हैं, किन आधारों पर ये सूचकांक तैयार होता है? तो क्या है? जीवन प्रत्याशा, पीछे भी बताया मैंने, फिर से बता दे रहा हूँ आपको। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ठीक है, मनरेगा, ट्राइसेम, सी है काम के बदले अनाज, डी है कौशल विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पर जो सही होगा क्या होगा? विकल्प ए होगा, मनरेगा। आपको मालूम सितंबर 2005 में नरेगा पारित किया गया था। ठीक है, और 2006 से इसे लागू जो किया गया व्यवहारिक रूप से, वो आंध्र प्रदेश के कई जिलों में किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? संपोषणीय वृद्धि या सतत विकास लक्ष्य, इनसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। कल के भी लेक्चर में, वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सतत विकास लक्ष्य से क्या हो रहा है, प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। 2019 का प्रश्न पत्र देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो आप इस सतत विकास लक्ष्य के टॉपिक को, इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो मैंने पीछे के वीडियो में अभी तक बताया है उसको ठीक से देख लीजिए। और जो मैंने एक इमेज भी कई सारी इसमें ऐड की हैं पीछे के वीडियो में, उस इमेज के सहारे क्या करिए कि जो गोल्स हैं उनको याद कर लीजिए। यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो क्या होगा? डी होगा, 12वीं। ठीक है, 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो संपोषणीय वृद्धि जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? ये पूछा है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प होगा सही वो क्या होगा? ए होगा। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थित मूल्य 2018-19 के दौरान है, उस दौरान का जो करंट अफेयर्स है उसके हिसाब से पूछा गया है। तो जो सही विकल्प यहाँ होगा सी होगा। और 2022-23 में देखें तो गेहूं का
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है प्रति कुंतल के हिसाब से देखें तो वो है इस टाइम पे 2015 रुपये। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिएगा धान का क्या है और जौ का क्या है। तो वैसे धान और गेहूँ ये इम्पोर्टेंट है, तब भी आप देख लीजिएगा दाल जौ इस सब का क्या है। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल है। हिस्ट्री भी पढ़े होंगे तब भी ये समझ सकते हैं, इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो केरल ही है। अब आप ये समझिए जो पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न थे, पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित जो भी प्रश्न आपके थे 2018 के प्रश्न पत्र में, उस पर जो चर्चा होनी थी वो हो चुकी है। अब हम आगे के जो प्रश्न हैं, चाहे ज्योग्राफी का देखो किस खंड को हम उठाते हैं, इसके बाद ज्योग्राफी का या किसका, तो उस पर चर्चा करते हुए 2018 के प्रश्न पत्र को भी वैसे ही बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।